संत शिरोमणि रविदास, संविधान रचिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूँ। फिर से मैं सैनी साहब को उसकी बर्थडे की शुभकामना देता हूँ। सभी मान्यवर, सभी का नाम नहीं लेते हुए सभी मान्यवर और उपस्थित भाई और बहनों, छोटी मीटिंग में अच्छी सी बातें रखी, मैं सभी का, मेरे मान्यवर का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि हालात, इस देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें उस पर बार बार सोचना पड़ रहा है। हमारी बातें हम लोग रखते हैं। मैं तो पूरा भारत भर में जाता हूँ, बरसात होने के कारण अभी 2 महीना मुंबई में ही रहूँगा, लेकिन एक प्रयास चल रहा है मेरा और हमारे सभी जो कार्यकर्ता है, जो एक नेता है समाज की, जो दिल से काम करना चाहते हैं, भाई जिनकी समाज की उन्नति के लिए काम करता है, वो सभी का यही कि जो कठिनाई आई है इस समाज के लिए, हमारे लिए, वो हम लोगों के सामने रखते हैं। जो अभी सैनी साहब ने बात की, मुझे भी वो गहरे में सोचने लगा। एक जमाना था उस समय कि समाज की लड़ाई समाज का लीडर ही कर रहा था। भाई मैं ये समाज से हूँ तो मेरा लीडर ही समाज के लिए करेगा। दूसरा अनुसूचित जाति का समाज है, उस पर कुछ बिक्री है तो उसका समाज देखेगा, मैं देखेगा नहीं। ये सब छोड़ना पड़ेगा भाई, हम सभी खतरे में हैं आज के लिए। जो भी वंचित समाज के हैं, अनुसूचित जाति जमात के समाज के लोग आज इकट्ठा आने के सिवाय हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं। जो बात अभी रखी पूर्व मंत्री ने कि समय लीडर पहचानना पड़ता है, तो हमारा शत्रु कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, विचारों का मैं बोल रहा हूं। ये हमें सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। नहीं जानते हो तो समाज के जो प्रबोधन करने के लिए आते हैं उससे पहचानना पड़ेगा। आने वाले समय में हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस समय से हम जा रहे हैं वो हमारे समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए खराब दिन चल रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। जब भी मैं बात करने को उत्तर प्रदेश में पिछली बार 15 दिन पहले मैं गया था, मेरठ, गोरखपुर में देखा, वहां की जनता तो काफी संख्या से थी, 25-30 हजार के लोग जमे हुए थे। बौद्ध महासम्मेलन था, भारतीय बौद्ध महासभा का, लेकिन देखा लोग डरे हुए थे, भयभीत थे, ज्यादा डायलॉग नहीं कर सकते। बोले मीटिंग कैसा लिया, यहाँ तो मीटिंग लेने के लिए काफी दिक्कतें लगती है। बोले तुम्हारा भय और डर निकालने के लिए आज यहाँ गोरखपुर में, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उसका वो प्रदेश है, वहाँ से वो चुन के आता है। इस तरीका का माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं तो पूरे दुनिया में, भारतवर्ष में है। उससे हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ये आप सोचो, मैं हमें आने वाले समय में क्या करना है। 2014 से जब तक से ये सत्ता बैठी हुई है, एक विचार सरणी, मनुवादी विचार सरणी जब से दिल्ली में बैठी है, कोई राज्यों में बैठी है, तभी से ये एट्रोसिटी का मामला अपने हमारे पर अन्याय अत्याचार ज़्यादा जोर से शुरू।
जाति व्यवस्था ज़्यादा घट्ट हो गई, कड़क हो गई। एक दूसरे को आज नफरत से देखने का लगा है समाज, एक दूसरा समाज एक दूसरे से नफरत से देख रहा है। ये तरीके के है, ये लोग कौन है, ये भी सोचना पड़ेगा भाई, ये लोग कौन है। ये लोग है कि बाबा साहब जब जिंदा थे तो बाबा साहब को विरोध करने वाली विचार सरणी, वो विचार सरणी के लोग आज केंद्र में बैठे हैं, स्टेट में बैठे हैं। हालत तो वैसे हो गए जिन्होंने बाबा साहब जीते हुए बाबा साहब के क्रांति को विरोध किया। क्रांति आज दबाने की, वही क्रांति आज दबाने की बात देश में चल रही है। इसके लिए नए कानून उन लोग ला रहे, इसके लिए नए नए प्रकार के मेथड उन लोग यूज कर रहे हैं। बाबा साहब ने शिक्षित बनो करके हमारा समाज आज आगे शिक्षित बन गया। 80 से हम लोग ये सरकारी नौकरियों में आ गए। मुझे अच्छा लगा, डॉक्टर IAS ऑफिसर अभी थे, उन्होंने बात रखी कि पूरा जीवन जो संस्था के लिए या समाज के लिए देना चाहते हैं। इस प्रकार के कई IAS ऑफिसर देश में तैयार हो, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए। बाबा साहब ने जो प्रावधान किया था संविधान के माध्यम से, उस तरीके से हमारा समाज आगे बढ़ रहा था। जो एजुकेशन में मोनोपोली थे, स्कूलों में, कॉलेजों में, शिक्षा में जो मोनोपोली थी, वो मोनोपोली हमारे OBC बच्चों ने, बौद्ध बच्चों ने, अनुसूचित जाति के बच्चों ने आज तोड़ दी। एक जमाने में कहते थे कि ब्राह्मण का बच्चा ही आगे निकल जाएगा, लेकिन आज ऐसा होता नहीं। महाराष्ट्र हो, साउथ स्टेट हो, वहां का रिजल्ट मैं देखता हूं कि हमारे कई बच्चे आज मेरिट लिस्ट में आते हैं और ब्राह्मणों के बच्चे पीछे जा रहे हैं। इसके लिए इन लोगों ने सोच लिया भाई, रिजर्वेशन के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से समाज आगे निकल जा रहा। जो बाबा साहब और महापुरुषों के विचारों पर चलने वाला समाज, वो आगे जा रहा है और आने वाले 20-30 साल में हमें पीछे छोड़ देगा। इसके लिए सरकारिया नौकरियां उन लोगों ने, सरकारिया कंपनियां उन लोगों ने भेज डाली। निर्माण तो एक भी नहीं की, लेकिन देश में बेचने का काम किया। आज कई कंपनियां बंद हो गई, उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, और प्राइवेटाइजेशन होने के बाद सरकार बोलती है इधर रिजर्वेशन नहीं है। जो हमारा समाज आगे आ गया, उस सरकारी नौकरियों के माध्यम से आगे आ गया। आने वाले समय में मैं सोचता हूँ, आने वाली हमारी पीढ़ी का भविष्य अंधकार हो सकता है। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान कर दिया है। घर में जाके सेक्शन 39 खोल दो, कलम 39। बाबा साहब ने उस जमाने में लिखा था, जो भी सरकारी नौकरियां, सरकारी कंपनियां मिलेगी, उसका मुनाफा है, उसका मुनाफा वीकर सेक्शन को जाना चाहिए। CSR फंड जिसको आप बोलते हैं, CSR फंड से ये लागत से ये बना दिए, ये स्कूल बना दिए, और CSR फंड कुछ नहीं। आज CSR फंड भी कंपनियां बेचने के बाद CSR फंड नहीं तैयार हो। एजुकेशन इतना महंगा कर रखा है। जो राइट टू एजुकेशन था, भाई प्राथमिक एजुकेशन ये सरकार की जिम्मेदारी है। सभी सरकार ने, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, विचारधारी की सरकार है, वहां उन्होंने फीस बढ़ा दी। सरकारी स्कूल बंद कर दिया है, बच्चों को बोल दिया कि प्राइवेटाइजेशन में जाओ, प्राइवेट स्कूल में जाओ, जहां फी बरसों की फी पड़ती है 15 से 20
1000 रुपया कहां से लोग अफोर्ड करें? आने वाले समय में जिस पर कोई बात नहीं रखता है, 2024 में ये सरकार फिर से बैठ गई। सर, एजुकेशन बिल जो कोरोना की महामारी में पास हुआ था पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट बंद थी, वो एजुकेशन बिल हमारे समाज के लिए बहुत खतरा है, मैं समझता हूं। वो एजुकेशन बिल में कोई भी परीक्षा नहीं, एग्जाम अपने होएंगे नहीं। एक 5वां स्टैंडर्ड में एग्जाम होएगी, बाद में 10वीं स्टैंडर्ड में एग्जाम। हमारे बहुजन के बच्चों की मेंटेलिटी तैयार हो जाएगी इससे। पढ़े या न पढ़े, मैं दूसरी से तीसरी जाऊंगा, तीसरी कक्षा से चौथी जाऊंगा, इस तरीके के मेंटली से बच्चा हमारा पढ़ेगा नहीं। जो ब्राह्मण उच्च वर्णीय बच्चे हैं, उनके स्कूलों में वो प्राइवेटाइजेशन के स्कूल में जाएंगे और बड़े पढ़ेंगे। किसानों का बच्चा किसान बने, मजदूरों का बच्चा मजदूर बने, कामगारों का बच्चा कामगार बने, इसका प्रावधान ये बिल में कर दिया। जो बिल अभी बिल नहीं बोलना चाहिए, उसको कायदा कहना चाहिए, क्योंकि उसको प्रेसिडेंट ने उसी समय साइन करके दे दिया था। गोविंद जी, प्रेसिडेंट कोविंद जी थे। इस तरीके की घटना देश में घट रही है। बाबा साहब ने हमें मौलिक अधिकार दिया है, मतदान का अधिकार दिया, और एक मतदान के अधिकार से हम लोग यहाँ की सरकार की परिवर्तन ला सकते हैं, राजनीति का परिवर्तन ला सकते हैं। इसके लिए लगातार हम लोग कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज के लोग, ओबीसी है, वंचित है, एससी है, एसटी है, आदिवासी है, हम इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो एनआरसी जैसे कायदे, अभी मंत्री जी ने बताया, एनआरसी जैसे कायदे हैं। हम कहते हैं, किसी लोगों को मैंने महाराष्ट्र में पूछा, भाई एनआरसी का कायदा है, हमें विरोध करना पड़ेगा। बोले उसमें क्या विरोध करना है? एनआरसी क्या अपने लिए थोड़ी है, एनआरसी तो मुस्लिमों के लिए हो, हमारी लड़ाई नहीं है। इस तरीके की बातें अभी बंद करके हमें एक साथ एकजुट से लड़ना पड़ेगा। और यह सरकार 2024 में हमें किसी भी हालत में संविधान के माध्यम से, निवडणूक के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से है, हमें निकालनी पड़ेगी। एक धोखा है देश में, ईवीएम मशीन हमारे लिए धोखा है, मैं समझता हूँ। ईवीएम माध्यम से यहाँ चुनाव में जो घोटाले होते हैं, वो घोटाले बंद होना चाहिए। जो भी रजिस्टर्ड पार्टियां देश में हैं, 2 उनकी मीटिंग्स हो गई, पटना में मीटिंग्स हो गई, उसमें ये डिस्कशन होना चाहिए कि ईवीएम मशीन बंद करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना, उपाय करना जरूरी है, मैं समझता हूं। क्योंकि ये सरकार के पास वैसा मैंडेट नहीं है। लोग, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ वोटिंग करेंगे। देर हो चुका है, जो एग्जिस्टिंग पोल के जो निर्णय आ रहे हैं, भाई सरकार के खिलाफ इतने लोग हैं, तो भी सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर बोल रहे हैं हम लोग 300 के पार जाएंगे। मुझे लगता है कि ईवीएम में घोटाला करके फिर से बैठने वाले हैं। ईवीएम की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। आज देश भर में देखा जाए तो मनुवादी ताकतों को जो विरोध कर रहा, ये बाबा साहब को, महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले लोग ही इन लोग को विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध करने के लिए अनेक समुदाय हमें अंदर लेना पड़ेगा विरोध के लिए, और आने वाली लड़ाई हमें जीतनी है। क्योंकि हमें आने वाली हमारी पीढ़ी हमें बचानी होगी, तो सब जन अपने अपने काम को लगने की तैयारी में लग जाओ। बहुजन समाज के लोग, वंचित समाज के सभी लोग
एक ही प्लेटफॉर्म पर आके आवाज़ देंगे तो ये सरकार जो बैठी हुई है निकल जाएगी। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।